हेलो एवरीवन। काफ़ी लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सर पेपर में क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। कुछ लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस में हैं। कुछ लोगों का चेहरा उतरा हुआ है। आप बिल्कुल भी मत घबराइए, इस टाइम ऐसा ही होता है। जिनके चेहरे उतरे हुए हैं 2 दिन बाद उनके चेहरे खिले हुए मिलते हैं। जिनके खिले हुए हैं उनके उतरे हुए मिलते हैं। ये एग्ज़ाम ही ऐसा है। चले हम उसको भूल जाते हैं। सिर्फ हम इतना कहते हैं, आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए। आपको लगता है कि आपने कुछ कमियां की हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है, एक सीख है। और आपको लगता है कि आप इस स्टेप पे पार करने वाले हो तो घबराइए नहीं, अगला स्टेप आपका वेट कर रहा है। चले इधर बात करते हैं। यूपीएससी में इस साल के पेपर में 2016 में प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में इस बार साइंस और इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस कितना है। सो यू कैन सी हियर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हैव अ टोटल 15 क्वेश्चंस और इन्वायरमेंटल इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी में 12 क्वेश्चंस। आई होप कि अगर आपने पेपर देखा है तो यू नो ऑल दीज अनसर्टेनिटी। कभी इन्वायरमेंट में 24 क्वेश्चन होते हैं, कभी 12। लास्ट ईयर साइंस एंड टेक में 18 क्वेश्चन होते हैं, इस बार 15। कभी इन सब्जेक्ट्स को मिला लीजिए तो 35 प्लस क्वेश्चन जाते हैं, कभी इस बार मिलाइए तो 27। इस बार देखिए तो आपको पॉलिटी से क्वेश्चंस बहुत हैं। सो इट्स अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी गाइस, पर कोई बात नहीं, हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। फाइन, चलो आते हैं इस बार के क्वेश्चंस में। टोटल 27 क्वेश्चंस आई विल डिस्कस हियर। और 27 क्वेश्चंस में 25-26 क्वेश्चन आई एम 100% श्योर। एक या दो क्वेश्चन में हैव अ लिटिल बिट डाउट। सो 99% आई एम श्योर विद ऑल द आंसर्स। 1% समहाउ इज पॉसिबल। बट हाँ, क्योंकि आप बहुत जल्दी में हैं, बहुत जल्दी अपना रिजल्ट जानना चाहते हैं, दैट क्यूरियोसिटी आई हैव सीन विथ यू गाइज। कोई काफ़ी लोग मेरे पेज पे मुझे इन्फॉर्मेशन मैसेजेस कर रहे हैं, सर प्लीज़ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। सो बेटर मैं सीधा आपको ये आंसर ही बता दूँ और कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए। पहला क्वेश्चन है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द टर्म इवेंट हॉरिजन, सिंगुलरिटी स्ट्रिंग थियरी and standard model are sometimes seen in the news in the context of general science and technology. Okay, here that is a question in context of. So here UPSC is asking you about the event horizon, singularity string theory और standard model क्या है। अब देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक चैप्टर होता है उसको हम कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में हम पार्टिकल की स्टडीज करते हैं। इट्स अ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट्स चैप्टर्स। और अगर आप देखो तो इस चैप्टर में पिछले 11 से 16 में 13 से 16 में क्वेश्चंस बहुत सारे गॉड पार्टिकल भी इसी से है। वो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का क्वेश्चन जो 2013 में पूछा वो इसी से है। तो इस बार फिर क्वेश्चन इसी से आया। यूपीएससी आज अ क्वेश्चन फ्रॉम इवेंट हॉरिजन, सिंगुलरिटी स्ट्रिंग थ्योरीज और स्टैंडर्ड मॉडल क्या है। देखो यूनिवर्स में जो डिफरेंट तरह के फोर्सेज होते हैं ना, पहला मान मैंने क्या बोला, यूनिवर्स। ओ तो सर ये तो गैस हो ही गया, यानी यहाँ पे ए आंसर से ही आ रहा है। असल में क्या होता है, यूनिवर्स में डिफरेंट तरह के सोर्सेज होते हैं, फोर्सेज होते हैं। 4 तरह के फोर्सेस बोले जाते हैं, 4 जिनको हम रियल फोर्सेस कहते हैं, 2 जिनको हम बहुत ज़्यादा फील नहीं कर सकते। इन 4 फोर्सेस के बेस पे स्टैंडर्ड मॉडल डिस्क्राइब किया जाता है। और इन सारे जो स्टैंडर्ड मॉडल्स होते हैं, स्ट्रिंग थियरीज होती हैं, सिंगुलरिटी इवेंट हॉरिजन्स होते हैं, इन सब के बेसिस पे हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफ मैंने दे भी रखा व्हाट इज अ इवेंट हॉरिजन। जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी की बात होती है उसमें जब हम स्पेस टाइम के बारे में बात करते हैं, ओके स्पेस टाइम के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज, ऐसे इवेंट्स हैं जो हो ही नहीं सकते। जैसे बोलते हैं ना ब्लैक होल ऐसा होता है जहाँ पे जाके सब कुछ खत्म हो जाता है, वहाँ पे डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है। सो सिमिलरली इस तरह की चीज़ें जो कहलाती हैं वो इवेंट हॉरिजन कहलाती है। कहाँ, यूनिवर्स के ऑब्जर्वेशंस में। सिंगुलरिटी भी इवेंट हॉरिजन से ही जुड़ता टर्म है। फाइन, इवन ये कह लो कि जहाँ पे सिंगुलरिटी होती है, सिंगुलरिटी इज अ काइंड ऑफ स्पेस टाइम रिलेशन, किसी लोकेशन के अंदर होता है जहाँ पे कोई सेलेस्टिकल बॉडी एक इन्फिनाइट नेचर का हो जाता है। जैसे जब कोई स्टार कोलैप्स होता है, फाइन, उसके बाद वहाँ कुछ भी नहीं बच जाता, बहुत सारी एनर्जी और हीट्स वगैरह वहाँ जनरेट करता है। तो मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ों के बारे में। सिमिलरली सिंगुलरिटी, इवेंट हॉरिजन्स, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल। स्टैंडर्ड मॉडल में भी थोड़ा मैंने दे रखा है, जैसे स्टैंडर्ड मॉडल में पार्टिकल फिजिक्स की भी बात होती है। पार्टिकल फिजिक्स में जहाँ हम जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, आपको बताऊँ इनसे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्वार्क्स बोल सकते हैं। 6 क्वार्क्स होते हैं, जैसे यहाँ थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया, 6 क्वार्क्स होते हैं। ये बेसिकली अब ये क्लासरूम में दैट इज अ पॉसिबल टू डिस्क्राइब। तो ओवरऑल सीधा कंसेप्ट है कि ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट है, मैटर एंटी मैटर वाला है, उससे आया हुआ है।
सो यहाँ पे आंसर ए विल बी द करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया हुआ है वो पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम जो है ये इंडियन ओशन के लिए है, उसको बचाने की बात है, उसको कंजर्वेशन की बात है, लॉट ऑफ द पॉल्यूशन, लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स, एक्सप्लॉयटेशन की बात है, रिसोर्सेज की बात है। इनॉग्रल IUNS वाज हेल्ड इन द इंडिया इन 2015 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन नेवी। तो पहले मैं बताऊं ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से गलत है, सॉरी ये कॉन्सेप्ट तो ठीक है लेकिन डेटा पूरी तरह से गलत है। 2015 में नहीं, ये 2014 में हुआ था, तो ओवरऑल फर्स्ट आंसर ऑलरेडी गलत हो गया। और दूसरा अगर हम आते हैं IUNS, ये एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है दैट सीक टू इंक्रीज द मैरीटाइम कोऑपरेशन एमंग द नेवीज ऑफ द लिटोरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। तो जो ओशन रीजन के अगल बगल के कंट्रीज हैं, जो यहाँ पे लिटोरल स्टेट जो इंडियन ओशन के बगल बोले जा रहे हैं, क्या वही इनके मेंबर्स में आते हैं जो इनके लिए काम करते हैं? यस, यही काम करते हैं। इसीलिए अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सेकंड आंसर विल बी करेक्ट। IUNS का 2015 ये ऑप्शन यहाँ गलत है, सो यहाँ पे आपका सेकंड आंसर सही होगा। अगर आपने मारा है सो दैट इज 100% राइट। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन IUNS के बारे में मैंने दे भी रखा है, अगर आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, टोटल 35 मेंबर्स हैं, इनमें भी साउथ एशियन लिटोरल्स में कौन कौन से हैं, वेस्ट एशियन लिटोरल्स में कौन कौन से हैं, ईस्ट अफ्रीकन लिटोरल्स में कौन से कंट्रीज हैं, साउथ एशियन, ईस्ट एशियन और ऑस्ट्रेलिया लिटोरल्स में कौन से आते हैं। और इंडिया में जो सिंपोजियम हुआ है इसके लिए, ये मैंने बोला ना, ये पहला एक तो 2014 में हुआ था, और सॉरी 2014 का जो वो पर्थ में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, फाइन। इंडिया में 2015 में ऐसा कुछ भी इवेंट नहीं रहा है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये इवेंट जो होता है ओवरऑल, ठीक है, ये इवेंट जो होता है ओवरऑल, इसमें ये मेंबर कंट्रीज ही जाते हैं। ओके, 35 मेंबर कंट्रीज, ये सारे मेंबर्स के नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं ओवरऑल जो दिया हुआ है, फाइन। अगला टॉपिक आता है, अगला क्वेश्चन जो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, जहाँ पे जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, जहाँ पे कुछ मैटर्स जिनको हम यूज़ कर रहे हैं और उसके बगल उनका ऑस्पेक्ट है। क्वेश्चन की आंसर सही लिखे या गलत लिखे मैचिंग में, कि क्या लिपस्टिक में लेड होता है। देखो लेड वाला क्वेश्चन 14 में भी आया हुआ है, लेड स्पेल्टिंग यूनिट में होता है, लेड जो होता है वो पेंट में होता है। तो सिमिलरली क्वेश्चन लिपस्टिक में भी क्लास टाइम में मैंने बोला था, हाँ लिपस्टिक में भी लेड पाया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में अगर आप देखो तो ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल होते हैं। जनरली किस सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है मैं आपको बता दूं, जो नींबू वाले सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, सिट्रस, उसमें आपको ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स मिलते हैं। वैसे तो ओवरऑल अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स में देखो तो बाइकार्बोनेटेड वाटर मिलते हैं, कैफीन मिलते हैं एंड सुक्रोज मिलता है, सुगर्स वगैरह। चाइनीज फास्ट फूड की बात करें तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट का इशू है। और नेस्ले वाला प्रोडक्ट जो आपने 2 साल पहले सुना था MSG के नाम से, है ना, नेस्ले वाला जो मैगी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बाराबंकी में केस फाइल किया गया था। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं, तो यहाँ 1, 2 और 3 ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है OLED के बारे में। देखो टेलीविजन पे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, प्रीलिम्स में भी बन चुके हैं और मेंस में भी बन चुके हैं। ऑर्गेनिक एलईडी के केस में भी मैं बताऊं, जब मैं क्लास में ग्राफीन पढ़ाता हूँ, ग्राफीन जिसको मैं बोलता हूँ कि ये सेकंड 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जो कार्बन एटम्स के होते हैं, पूरी तरह से कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। वही ग्राफीन जो होता है वो कार्बन का होता है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। एग्जैक्टली उन्हीं तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल्स को हम अगर एलईडी में यूज करते हैं तो उनको हम OLED बोलते हैं, ऑर्गेनिक एलईडी बोलते हैं। ओके, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो क्या होता है कि इसको हम आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है, अगर इस तरह के मटेरियल्स होते हैं तो फ्लेक्सिबल होता है। तो ये कह भी रहा है कि OLED जो डिस्प्ले होता है कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स, पूरी तरह से सही है। एग्जैक्टली अब प्लास्टिक फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट्स में इस डिस्प्ले को हम फैब्रिकेट कर सकते हैं, इट इज 100% राइट। और एक चीज और बताता हूँ, ऑर्गेनिक एलईडी को ही हम ना वो कर्व टीवी भी बनाते हैं, क्योंकि OLED जो होता है वो थोड़ा सा लचीला होता है, सॉफ्ट होता है, तो उसको यू कैन बेंड बोथ साइड्स। तो कर्व टीवी कुछ और नहीं है, कर्व टीवी एक्चुअल में OLED का ही एक मॉडिफिकेशन, एक फॉर्म है। लेकिन हाँ, कुछ कंपनीज उसको क्या किया, पेटेंट कर रखा है, तो उसको भी यूज कर। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे OLED पूरी तरह से सही है कि डिस्प्ले कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन द फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है रोल ऑफ डिस्प्ले, या ठीक है मैंने बोला ना, इसको आप रोल ऑफ कर लीजिए और इसको कार्बेट की तरह मोड़ भी दीजिए, अगर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हम इसमें रखते हैं। पर टेलीविजन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ओके, थर्ड पार्ट, OLED में जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनसे हम ट्रांसपेरेंट स्क्रीन भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे जब मैं ग्राफीन पढ़ाता हूँ क्लास में, तो मैं बताता हूँ कि ग्राफीन से हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल बना सकते हैं। इवन ग्राफीन टाइप की चीजें जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होती हैं, आप उनको फोटोवोल्टाइक्स में यूज कर सकते हैं। ग्राफीन पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ, आप जाके देखो पेपर में 2013 या 14 के प्रीलिम्स में ग्राफीन का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर 1, 2 और 3 सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
काफी बच्चे कंफ्यूज हुए इस बार इस क्वेश्चन में। कुछ लोगों ने मेरे को बोला सर आपने बोला था कि क्लोनिंग दो तरह के होते हैं। हाँ भाई मैंने बोला था। एक मैंने बोला था थेरापेटिक क्लोनिंग होता है जिसमें ऑर्गन क्लोनिंग भी कहते हैं, जिसमें हम ऑर्गन बना के बॉडी के अंदर डालते हैं, क्योंकि और अपना ही ऑर्गन बना के अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं तो ऑर्गन रिजेक्ट नहीं होता, ये भी मैंने बताया। क्योंकि जब हम किसी दूसरे बंदे का ऑर्गन लेते हैं तो वो किसी दूसरे बंदे का जीन होता है। अब आप मुझे बताओ, आपके मामा पापा दूसरे, मेरे मामा पापा दूसरे, मेरा जीन दूसरा है, आपका जीन दूसरा है। अगर आई विल टेक अ ऑर्गन ऑफ योर बॉडी तो दैट ऑर्गन इनसाइड माय बॉडी विल रिजेक्ट, ऑफ कोर्स रिजेक्ट। और इसलिए मुझे अपने आप को बचाने के लिए हमेशा इम्यूनोसप्रेशन ड्रग लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी मैं जा सकता हूँ। सो माई स्टेटमेंट इज, वो चीजें मैंने पढ़ाई, दो तरह के क्लोनिंग्स मैंने पढ़ाए थे। एक मैंने पढ़ाया थेरापेटिक क्लोनिंग या ऑर्गन क्लोनिंग, और दूसरा मैंने कहा था कंप्लीट क्लोनिंग या रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। कंप्लीट क्लोनिंग या रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में हम लेते तो बच्चा सोमैटिक सेल ही तो है, ये भी मैंने क्लास में बोला, क्योंकि सोमैटिक सेल में ही माइटोसिस होता है और हम वही सेल लेंगे जहां से माइटोसिस होगा, यानी उसी पूरे क्रोमोसोम से वही पूरा क्रोमोसोम डेवलप हो जाए। तो ये कुछ नहीं है, सोमैटिक सेल सीजे न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो है दैट इज कंप्लीट क्लोनिंग या रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है ये। फाइन, अब देखो इन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में समझा पाना पॉसिबल है, जब मैं थोड़ा सा मैंने इलेबोरेट कर दिया है। फाइन, तो यहाँ आंसर इज द रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। रिमेंबर, क्योंकि हम रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में भी पूरा का पूरा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पूरे सोमैटिक सेल्स लेते हैं। दो तरह के सेल होते हैं, सोमैटिक सेल होता है और रिप्रोडक्टिव सेल होता है। रिप्रोडक्टिव सेल मैंने बोला है, बताया भी है क्लास में, एक तो टेस्टिस होता है एंड द सेकंड इज द ओवरी होता है। इसके अलावा बॉडी के सारे सेल जो होते हैं दैट इज सोमैटिक सेल होते हैं। ओके, और ये भी मैंने बताया सोमैटिक सेल में माइटोसिस डिवीजन करता है और जो रिप्रोडक्टिव या जर्म या जनरेटिव सेल्स होते हैं वो मियोसिस डिवीजन करते हैं। ओके एवरीवन, लेवल। नाउ कम क्वेश्चन नंबर 6। The next question is, in India it is legally mandatory for which of the following to report on cyber security incidents। देखो साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट जो होता है बच्चा, ये तीनों चीजों से होती है। इनमें तीनों चीजें आती है रिपोर्ट्स में। एक तो सर्विस प्रोवाइडर्स भी आता है, हाँ, दूसरा डेटा सेंटर्स भी आता है और तीसरा बॉडी कारपोरेट्स भी आते हैं। तो यहां पर ऑल थ्री विल बी द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और ये टॉपिक पूछा भी है। एक क्वेश्चन आके पेपर में इंडाक पूछा था, दैट वाज इन 2015, लास्ट ईयर 16 में 15 में पूछा था। INDARC जो आर्टिक वगैरह पे जो पोलर एरियाज में स्टेशन बना रहे हैं रिसर्च करने के लिए, ठीक है। और चलो वो बात छोड़ते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है जो आपको यूनिवर्स और पार्टिकल फिजिक्स से आया हुआ है। ग्रेविटेशनल वेव्स जिसको हम GWO कहते हैं, उसका एक हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ओके, जिसमें अभी रिसेंटली इंडिया भी बिकम एज अ मेंबर। यहाँ पे US में दो सेंटर बनाया है और तीसरा जो एक्सपेरिमेंट हम ग्रेविटेशनल वेव के लिए बनाने की बात करते, बनाने की जगह ली है, LIGO जिसको बोलते हैं, वो इंडिया है। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत है ना, प्रोजेक्ट में हम ग्रेविटेशनल वेव को मेजर करने के लिए, ठीक है, हम उस मेजर करने के लिए हम उनमें एक एंटीना ELISA का यूज कर रहे हैं। पहले यही लीजा था, LISA। पहले इसमें दो मेंबर कंट्री स्पेशली इन्वॉल्व थे, एक यूरोपियन यूनियन था और एक US का नासा था। बाद में नासा ने बोला भाई मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मेरे साथ प्रॉब्लम है। फाइन, इस कंटेंट को आप पढ़ना, ये डिटेल में दिया हुआ है। ओके एवरीबॉडी। तो बाद में इसी प्रोजेक्ट को जब यूरोपियन यूनियन ने पूरी तरह से अपने ऊपर ले लिया, ओके, तब इस प्रोजेक्ट का नाम ELISA कर दिया। यानी यहां पर जो हम स्पेस एंटीना को यूज कर रहे हैं, ऊपर स्पेस में जो ग्रेविटेशनल वेव की चीजों को जनरेट करके उसके एक्सपीरियंस को हम अर्थ पे करने वाले हैं, ओके, इस तरह की स्टडी के लिए ELISA। और ELISA आप देखो तो 2013 से 12 से न्यूज में रहा है। ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पे आंसर होगा सीधा ग्रेविटेशनल वेव के डिटेक्शन में। और ग्रेविटेशनल वेव भी आपको पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ना है। गॉड पार्टिकल भी आपके पेपर में आया हुआ है, इंडार भी आपके पेपर में आया हुआ है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स भी आपके पेपर में आया हुआ है। हाँ, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर अभी नहीं आया है, सन एक्सपेरिमेंट अभी नहीं आया है, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी नहीं आया था, आ गया। ओके एवरीबॉडी, फाइन। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो अभी रह गए। इस तरह की चीजें आपको पढ़नी है। नाउ दिस इज द मॉडर्न ट्रेड। आज पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन है 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन भरे। ओके चलिए आप इसको देखेंगे। फाइन, और जो चीजें मैंने बोली सारी चीजें यहाँ लिखी है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। Consider the following statements about the nuclear security summits। ओके, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स में दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं। फाइन, सॉरी, पहला न्यूक्लियर समिट्स के बारे में और दूसरा इंटरनेशनल पैनल ऑन फिजाइल मटेरियल्स के बारे में। फाइन, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट जो है पीरियोडिकली हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। देखो बच्चों, पहली बात बता दूं, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स ये 2010 से स्टार्ट हुआ था न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लिए। एक्चुअली न्यूक्लियर टेररिज्म भी हो सकता है, जैसे बायो टेररिज्म हम बोलते हैं ना, बायोलॉजिकल वेपन्स का मिसयूज,
ओके जब हम बैक्टीरियाज को लेबोरेटरीज में बनाते हैं और हम एनिमी नेशंस के ऊपर यूज करते हैं, सो इट्स अ मिसयूज। सिमिलरली ऐसे ही जैसे नॉर्थ कोरिया ले लो, जैसे आप ईरान ले लो, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर, तो इसके लिए एक टर्म यूज किया गया न्यूक्लियर टेररिज्म, जिसके लिए ओबामा ने 2009 में पूरी दुनिया को बताया था, और 2010 में ओबामा ने पहला न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट बुलाया। यानी न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट 2010 में पहली मीटिंग हुई है, फाइन, फर्स्ट। और अच्छा वाशिंगटन में, उसके बाद देखो तो ये 3 मीटिंग और हो चुकी है। 3 मीटिंग इसलिए हो गई है क्योंकि ये न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट हर एवरी 2 ईयर्स के इंटरवल पे होता है। आप ये ऑप्शन देखो, ये क्या दे रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि एवरी ईयर होता है। लो पहला आंसर आपको समझ में आ गया, पीरियोडिकली मींस हर एवरी ईयर हो रहा है, यानी ये गलत हो गया। मैंने पहले ही बोला कि हर 2 ईयर के इंटरवल पे हो रहा है, ये आंसर गलत, फाइन। दूसरा इसके बाद, फाइन, द इंटरनेशनल पैनल ऑन फिजाइल मटेरियल इज एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। प्लीज बच्चा, अभी तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसको गवर्न नहीं कर रहा है। फिजाइल मटेरियल जैसे यूरेनियम ले लो, जैसे प्लूटोनियम ले लो, जिनको तुम सीधा ले जाके यूज करते हो एज अ फ्यूल किसी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, या आप उसको यूज करते हो एटम बम बनाने में। ओके एवरीबॉडी, फाइन। और आपको शायद याद भी होगा जो फर्स्ट 2 एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी में गिरे हैं, उनमें एक यूरेनियम यूज किया गया 35 वाला और एक प्लूटोनियम 239 वाला यूज किया गया, फाइन। सो इंटरनेशनल पैनल ऑन फिजाइल मटेरियल इज एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, ठीक है। और ये बात हो रही है कि रशिया को सपोर्ट में लेकर, है ना, जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे नीचे जो लिखा हुआ है कि रशिया को सपोर्ट में लेकर हम जो इंटरनेशनल पैनल ऑफ फिजाइल मटेरियल इंटरनेशनल लेवल की एक ऑर्गन है, इसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंदर रख दिया जाए। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज ऑल्सो पॉपुलर वर्ल्ड वाइड विद द नेम ऑफ न्यूक्लियर वॉच डॉग। ये पूरी दुनिया पे नजर रखता है, कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मिसयूज तो नहीं कर रहा। ओके, नाउ we are here under the 9th questions. 9th questions में here the UPSC has a question from जीका। देखो अक्सर 1-2 क्वेश्चंस आपके पेपर में डिजीज से जरूर होते हैं। पिछली बार देखो मिशन इंद्रधनुष, उसके पिछली बार देखो H1N1 किसका है, उसके पहले उसी साल भी पूछा इबोला कहाँ का स्प्रेड हुआ, इस बार जीका ले लो। अब जीका के केसेस में यूपीएससी आज द क्वेश्चन, जीका जो होता है ये ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं, ठीक है, और वायरल डिजीज है। चलो ये पूरी तरह से ठीक है। जीका क्या, मलेरिया वगैरह सारी मैक्सिमम डिजीज आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, ये जीका जो होता है नॉट ओनली मतलब अच्छा ये उसी मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है जिससे कि डेंगू भी होता है, एकदम सही है बच्चों, ये एडीज से होता है। आपको पता है एडीज बहुत सारी बीमारियों को कैरी करता है, ओके। उनमें से तुम्हारा ये डेंगू तो सुना ही होगा, दैट इज वेरी पॉपुलर, फाइन। डेंगू के अलावा आपका जीका भी आता है, इवन चिकन गुइनिया भी आता है। और मैं एक और बता दूं, ये क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूं, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, एडीज मॉस्किटो इज अ कैरियर ऑफ विच डिजीजेस। तो पहला आप बोलना डेंगू, दूसरा आप बोलना जीका, तीसरा आप बोलना येलो फीवर, और चौथा आप बोलना चिकन गुइनिया, भूलना नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आया, फाइन। दूसरा कह रहा हूं सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज इज पॉसिबल। हाँ बच्चों, ये रिपोर्ट है, अगर आप मेरा डिजीज का नोट्स देखो उसमें नोट्स में ये लिखा हुआ है कि जीका वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने के रिपोर्ट हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में कौन सा सही हो गया, तो सर यहाँ पे दोनों सही हो गया, बोथ 1 and 2, वेरी गुड। नाउ अब यू सी द क्वेश्चन 10th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 10th क्वेश्चन में यूपीएससी आज द क्वेश्चन 1 जो कि बीआईएस से पूछा गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। और सुनो, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वाला जो न्यूज लिखा है ना कि ये ऑटोमोटिव टायर्स और ट्यूब्स के लिए भी मैंडेटरी है, ये रिसेंटली हुआ है बच्चों, ये करंट अफेयर्स का आर्टिकल है। अगर आप हिंदू में देखो, ये मैंने मेंशन भी किया है, ठीक है, ये मैंने हिंदू में मेंशन भी किया है, ठीक है, शायद यहाँ लिखा नहीं, मैं छूट दिया गलती से, हाँ लिखा है, देखो 12 नवंबर 2016 के न्यूज में यही आर्टिकल था, बीआईएस सर्टिफिकेशन टू बी मेड मैंडेटरी फॉर टायर एंड ट्यूब्स। ये सीधा हिंदू न्यूज़पेपर से आपके साइंस डे का क्वेश्चन बना हुआ है बेस्ड ऑन द करंट अफेयर इश्यूज, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका पूरी तरह से सही हो गया, फाइन, अगर आपने वो हिंदू न्यूज़पेपर देखा होगा। दूसरा, एग मार्क। एग मार्क इज अ क्वालिटी, एग मार्क याद रखना, एग्रीकल्चर में मार्क देता है, यानी वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीजों को हम यूज कर रहे हैं, यानी हम इन्वायरमेंट को और एग्रीकल्चर में जो चीजें हम यूज करते हैं, जैसे मान लो कि पेस्टिसाइड्स है, तो बच्चा वो एग मार्क में नहीं आएगा, दैट इज द टॉक्सिक, वो पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे हेल्थ को बर्बाद करने वाला है, ओके। वही कह रहा है कि एग मार्क को सर्टिफाई करने के लिए एफएओ काम करता है, थोड़ा दिमाग लगाओ, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल बॉडी है, वो तुम्हारे इंडिया के लिए काम करेगा, तुम्हारे इंडिया के लिए तुम्हारी अपनी मिनिस्ट्री काम करेगी, तुम्हारे इंडिया के लिए तुम्हारा अपना डिपार्टमेंट काम करेगा, ये तो तुम्हारा पर्सनल एग मार्क है, इसमें किसी दुनिया के बाहर लोगों का इंटरफियरेंस की क्या जरूरत है।
थोड़ा सा अगर आप सोचते तो आप सेकंड क्वेश्चन को सीधा रिजेक्ट कर सकते थे, नेग्लेक्ट कर सकते थे। यानी सीधा का सीधा यहाँ पे ओनली वन आंसर सही है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इस मटेरियल में है जिसका आप पीडीएफ ले लेना, सीधा इस नोट्स के पास अपलोड है। अच्छा, एक बात देखो लिखा भी है, इज अ सर्टिफिकेशन मार्क एम्प्लॉयड ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ओके, जो ठीक है उसको डायरेक्टरेट वगैरह होते हैं जो इसकी मार्केटिंग इंस्पेक्शन वगैरह काम करते हैं, और ये एजेंसी जो होती है सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। दूसरा, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी का जो कंसेप्ट है, फाइन, इस पे क्वेश्चन पूछा गया। और सुनो, ये भी न्यूज में रहा है, ये करंट अफेयर्स के न्यूज में है। अब देखो आपके पेपर में साइंस टेक में लिखा हुआ IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल, अभी पिछले साल ही देखो आप लोगों का ये हाई कोर्ट वाला जो इशू था, जो क्या बोलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो जिरोक्स वगैरह को लेके इशू है। फिलहाल वो तो मैं इस बार के मेंस के लिए भी गेस कर रहा हूँ, जो मेंस के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस बार पूरे GS पेपर 3 का बना रहा हूँ, उसमें वो क्वेश्चन मैं गेस कर रहा हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब कह रहा है, सुना, कि नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी जो है, ओके, वो दोहा के जो एजेंडा है उसके ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर आता है। ऑफकोर्स इंडिया इसको फॉलो करता है। अगर आप IPR का चैप्टर पढ़े, जो मेरी कमिंग साइंस एंड टेक की बुक है जो अभी जुलाई फर्स्ट वीक में आ रही, उसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं। सही बताऊं तो ये जितने भी इसमें से क्वेश्चन है ना, इनमें से 80% क्वेश्चंस ऑलरेडी उसमें है। ये सारी ये पॉलिसी भी उसमें है क्योंकि करंट अफेयर्स की पॉलिसीज है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन इंडिया। यस, और सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही नहीं, ये काफी इश्यूज के लिए काम करता है इंडिया में, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो यहाँ पे दोनों आंसर सही होंगे, बोथ 1 और 2। इसके आंसर, इसके रीजंस पूरे दिए हुए। और ये देखो, ये भी करंट अफेयर्स का आर्टिकल है बच्चों, ये सीधा का सीधा मैंने लिख दिया है, हिंदू 14 मई एंड 12 सितंबर 2016। आप जाइए और आर्टिकल देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि हिंदू ने आपके लिए कितनी हेल्प की है। बाकी द हाईलाइट्स एंड अदर थिंग यू रीड आउट। नाउ यू कम इनटू द नेक्स्ट। इसमें सारा का सारा जो नया रिसेंट इशू है न्यू, क्योंकि ये मैंने इसलिए भी लिख दिया है कि जिन लोगों को भी मेंस देना हो एटलीस्ट इन चीजों को पढ़ ले। और मैंने डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन को भी सेपरेट लिख दिया। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। फाइन, इससे कौन कौन सी चीजें हैं वो लिखा हुआ है। 12th क्वेश्चन, जीनोम सीक्वेंसिंग पे पूछा गया कि एग्रीकल्चर में, इंडिया में एग्रीकल्चर में जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे काम करता है, फ्यूचर में ये कैसे हेल्पफुल होगा। फाइन, देखो इनमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। जीनोमिक सीक्वेंसेस एक प्रॉपर जीन होते हैं। जीन होते हैं, जीन क्या होते हैं? एक डीएनए के बेस पेयर के ऑर्डर्स होते हैं जो कोई स्पेसिफिक प्रोटीन या कैरेक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है जीनोमिक सीक्वेंसिंग में एग्रीकल्चर में किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। जीनोम सीक्वेंस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड ड्रॉट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप प्लांट्स। बच्चों ये पूरी तरह से सही है। जेनेटिक मार्कर्स क्या होते हैं? जो बॉडी के अंदर जाके और किसी पर्टिकुलर जीन के सिग्नल्स को एक्सप्रेस करते हैं। एक क्वेश्चन 2010 में पूछा था, GFP जो था वो कुछ फिश था, उसका नाम नहीं याद आ रहा, बड़ा अच्छा फिश था, उससे निकाला गया जिसको बोलते हैं ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। उसको मार्कर प्रोटीन और मार्कर के नाम से बहुत ज्यादा 2010 में यूज किया। उसके लिए बच्चों देखना 10 और 11 में मेडिसिन या हेल्थ का नोबेल प्राइज तक दिया है। वो भी एक मार्कर था। एक्चुअली जेनेटिक मार्कर्स के लिए हम जीनोमिक सीक्वेंसेस को ही यूज करते हैं और उस डीएनए के बेस पर सीक्वेंसेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बॉडी के अंदर, किसी प्लांट्स के अंदर या किसी एनिमल के अंदर किस जगह जाकर किस चीज को रिकॉग्नाइज करता है। So exactly, genomic sequences can be used to identify genetic markers for a disease resistance के लिए भी यूज कर सकते हैं, ड्रॉट टॉलरेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इसकी मदद से हम किसी प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंस और ड्रॉट टॉलरेंस बना भी सकते हैं। वो अलग बात है कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन भी 2013 के प्री में आया हुआ है। ओके, फाइन। Now the second one, this technique helps in the reducing the time required to develop a new variety of crop plants. Of course, आप जीन का, भाई आप मुझे बताओ बीटी क्रॉप में आपने क्या किया? बीटी क्रॉप में भी आपने क्राइवन AC जीन को खोजा। कहां खोजा? एक बैक्टीरिया के अंदर ढूंढा, बैसिलस thuringiensis के अंदर। वो बैक्टीरिया कहां था? सॉइल के अंदर था, ग्राम पास ही था, उसके सेल वॉल की बात है, उतना डिटेल में अभी नहीं बता। फाइन, उस चीज को आपने ट्रांसफर किसके अंदर किया? सबसे पहला बीटी क्रॉप याद रखना दुनिया में वो टोबैको था, इसलिए पहला बीटी टोबैको को बोला जाता है। कॉटन ब्रिंजल तो बाद में आए बच्चों। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। चलो वो बात की बात है। तो यहां पर ये कह रहा है क्या हम जीन के ट्रांसफर से न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप प्लांट बनाते हैं? डेफिनेटली हम बनाते हैं। ये भी 100% यानी सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। तीसरा कह रहा है इट कैन बी यूज्ड टू डिसाइफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन द क्रॉप। बिल्कुल कर सकता है डिसाइफर, क्यों नहीं उसको आइडेंटिफाई कर सकता है? भाई आपकी बॉडी में अगर कोई होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप होता है तो वहां जाकर, अब आप मुझे बताओ बीटी क्रॉप में क्या है? सर होस्ट और पैथोजन,
वहाँ पैथोजन तो चलो डिजीज कॉजिंग एजेंट है, वहाँ तो इंसेक्ट खा रहा था। कोई अगर बीमारी देने वाला कोई बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी में आता है बच्चों, तो ये प्रोटीन्स निकालते हैं। ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी में जाके हमारे डीएनए, हमारे आरएनए, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया इनको इफेक्ट करते हैं। हम डीएनए वगैरह की हेल्प से हम इनके इंटरफेरेंस को या इनके बीच में जो डिस्टर्बेंसेस होता है ना, उनकी स्टडी कर सकते हैं। अब बताओ डीएनए सीक्वेंसेस कितना हेल्पफुल है, और जो होस्ट और पैथोजन के बीच के रिलेशनशिप को है उसको भी आइडेंटिफाई करके उसको किल कर सकता है। तो यहां पर अगर मैं पूछूं कौन से स्टेटमेंट सही होंगे, तो हियर 1, 2 एंड 3 ऑल स्टेटमेंट विल बी राइट। 13 क्वेश्चंस, बहुत ही क्यूट क्वेश्चन है, इट्स अ कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सोच सकते थे तो यह क्वेश्चन कर सकते थे। 13 क्वेश्चन यूपीएससी आस्क्ड इन दिस अमंग दिस बटरफ्लाइज, किस किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, किस तरह से। पहला कह रहा है पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। बिल्कुल भाई, बटरफ्लाई एक पॉलिनेटिंग एजेंट है। अगर बटरफ्लाई चला गया तो बहुत सारे प्लांट के पॉलिनेशन खत्म हो जाएंगे, तो दिस इज 100% राइट। सेकेंड पार्ट कह रहा है देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ द सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। भाई एक बात बताओ, बटरफ्लाई के वहां के पॉपुलेशन में नंबर फॉल होने से वहां फंगल इन्फेक्शन का क्या लेना। फंगल तो एक दूसरी बात है, फंगल ने प्लांट को इन्फेक्ट किया तो बटरफ्लाई को उससे क्या लेना देना, कोई लिंक ही नहीं है इन दोनों चीजों का। फंगल इन्फेक्शन सॉइल प्लांट को कर रहा है, ठीक है, बटरफ्लाई का क्या है, बटरफ्लाई तो ऐसा पॉलिनेटिंग एजेंट था ना, तो उसका फंगल इन्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं। यानी दूसरा तो कोई कॉन्सेप्ट कोई है ही नहीं यहाँ पे, यानी सेकंड आंसर में कोई लॉजिक है ही नहीं। बटरफ्लाई से रिलेशन फंगल का क्या, फंगल इन्फेक्शन बटरफ्लाई को थोड़ी ना हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन तो प्लांट को हो रहा है ना, लिख रहा है सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। चलो, तो सेकंड स्टेटमेंट 100% रॉन्ग। तीसरा कह रहा है इट कुड लीड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ द वेस्ट स्पाइडर एंड बर्ड्स। हाँ बच्चा, करेगा। क्यों? अब तुम एक बात बताओ, अगर पॉलिनेशन बंद हो गया तो क्या वहां पे जो वेस्ट स्पाइडर और बर्ड्स है वो ऑलरेडी वहां पे जो प्लांट एग्जिस्ट कर रहा था पॉलिनेशन के बाद, जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट आ रहा था, क्योंकि पॉलिनेशन फिर फर्टिलाइजेशन फिर उसका सीड आता है, सीड वो ग्रो करता है, फिर एक पूरा एडल्ट प्लांट बनता है। आप मुझे बताओ अगर ये खा जाएंगे, सॉरी अगर ये बटरफ्लाई वहां नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, ब्रीडिंग नहीं होगी, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट नहीं आएगा, तो उनको खाने के लिए वहां पे वैस स्पाइडर और बर्ड्स कहां से होंगे, उनको फूड चाहिए कि नहीं चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट 100% राइट है, यानी यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पूरी तरह से आंसर सही है। लॉजिक लगाओ, ये क्वेश्चन आपको कहीं लिखा लिखाया रटा रटाया नहीं मिलेगा बच्चों, यू जस्ट डेवलप योर लॉजिक, चीजों को समझिए। 14 क्वेश्चन हियर यूपीएससी इज आस्किंग यू, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, क्वेश्चन आपके बायोफ्यूल से आया है। बायोफ्यूल जहां पे हम प्लांट डिराइव फ्यूल्स होते हैं, जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को यूज करते हैं। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल जहां पे तुम लोग मेज लगाते हो, शुगर केन लगाते हो। सेकंड जनरेशन एथेनॉल बनाने के लिए, सेकंड जनरेशन में जहां पे आप लोग जट्रोफार पेंजोमिया लगाते हो बायोडीजल बनाने के लिए। थर्ड जनरेशन जहां पे आप लोग एल्गा लगाते हो। ये क्वेश्चन कहां से आया हुआ? थर्ड जनरेशन आया हुआ। देखो क्या कह रहा है यूपीएससी, कह रहा है इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल। हाँ वो तो है, उसी को तो मैं कह रहा हूँ थर्ड जनरेशन है। और पता है फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल को हम माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स कहते हैं, एमएफसी। और एमएफसी वाला क्वेश्चन भी देखो तुम्हारे पेपर में आया हुआ है 2011 के प्री में। एमएफसी माइक्रोबियल फ्यूल सेल 2011 के प्री में, और फ्यूल सेल 2015 के प्री में। ओ इसका मतलब सर हमें फ्यूल सेल भी जानना चाहिए। अरे फ्यूल एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपके पेपर में पिछली साल देखो ना 16 में है ना 3 क्वेश्चन थे। पिछले साल तो नेट मैटरिंग था, उदय था, तो कुछ स्कीम्स भी थे जो एनर्जी से थे। ओके चलो छोड़ते इस बार का पेपर। अब कह रहा है कि एल्गा से हम बायोफ्यूल पॉसिबल है बना सकते। अब एक बात बताओ, प्रोडक्शन ऑफ एल्गा बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन द सी ओनली एंड नॉट ऑन द कॉन्टिनेंट्स। भाई एल्गा जो होते हैं वो सिर्फ मैराइन वाटर में ग्रो नहीं करते, ये क्लास में भी मैंने पढ़ा है। एल्गा जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी ग्रो करते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब पॉन्ड्स एंड लेक्स, ये कहाँ होंगे? कॉन्टिनेंट्स में। और सी ओशन में क्या होंगे सर? मैराइन वाटर। तो दोनों जगह पे ग्रो गए, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया यार। वाटर ब्लूम तुम लोगों ने सुना है, जिससे मछलियां मर जाती हैं पॉन्ड्स और लेक्स में, वहां पे ये एल्गा ही तो ग्रो करते हैं। तो एल्गा ऑलरेडी ग्रो। और कह रहा है क्या एल्गा बायोफ्यूल वाले भी? हाँ भाई, 2 ही ऐसे एल्गा हैं जो सबसे ज्यादा इंडिया में भी यूज हो रहे हैं। एक तो बोट्रायोक्राकस ब्राउनी और दूसरा सायोकाइट्रम। 70% बाई वेट इनमें क्या होता है? डीजल ही तो होता है, बायोडीजल ही तो होता है। अच्छा, लिपिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एक्चुअली, उनसे हम प्रोसेस करके बायोडीजल बनाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है। ये सिर्फ सी ओशन में नहीं, ये कॉन्टिनेंट्स में भी है ना। Second, setting up the engineering is the algal based biofuel producing requirement high level expertise technology। हाँ, इस चीज को मैं थोड़ा बताता हूँ। जब मैं बायोडीजल की बात करता हूँ थर्ड जनरेशन की, तो मैं कहता हूँ कि जब हम थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल बनाते हैं, तो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल बनाने के लिए हम उस जैसे मैंने भी बोला बोट्रायोकाकस ब्राउनी
और सायोकाइक्लिन, इस एल्गा को तुम लगा, इनमें से 70% बाइवेट लिपिड होते हैं। उन लिपिड्स को तुमने निकाल लिया, उस लिपिड्स को निकालने के बाद एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। कहां से पढ़ा है मैंने? ये ट्रांस एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस जो है इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछते हैं सर अगर डीजल बायोडीजल इतना अच्छा है, जेट्रोफा से अच्छा है मैडम, तो फिर हम इसको शुरू क्यों नहीं कर रहे? तो एक रीजन, वही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेकंड ऑप्शन तो वही दे रहे हैं ना कि जो ट्रांस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस, अब वो थोड़ी ना ट्रांस एस्टरिफिकेशन देगा, वो तो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। तुम्हारे पेपर में टेक्निकल क्वेश्चन टेक्निकल का आते हैं, तो बड़ा बेसिक सा आता है, सिर्फ लॉजिक। अच्छा तो सर हम समझ गए, इसका मतलब कह रहा है कि सेटिंग अप ऑफ द इंजीनियरिंग, यानी वो टेक्नोलॉजी जो हम सेट करने जा रहे हैं एल्गल बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए, उसमें काफी हाई लेवल एक्सपर्टाइज और टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जिसको आप कुछ ट्रांस एस्टरिफिकेशन टाइप का नाम दे रहे हो, हाँ, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, हाँ, यानी सेकंड स्टेटमेंट यहां पर इज राइट। थर्ड स्टेटमेंट सुनो, economically viable production necessity the setting up of the large scale facilities which may raise ecological and social concern, एकदम ठीक है। यहाँ पे लार्ज लेवल पे ग्रो कर सकते हो। तुमको एक अंदर की बात बताता हूँ, क्लास में भी बताता हूँ, अगर 1 हेक्टेयर एरिया में आप एल्गा ग्रो करो और 1 हेक्टेयर एरिया में, अब तुम बोलोगे सर एरिया हेक्टेयर लैंड पे, अरे लैंड को तुम तालाब बना लो ना, पॉन्ड बना लो, और वहां पे यू ग्रो एल्गा। एक साल के अंदर जेट्रोफा और एल्गा 1 हेक्टेयर एरिया में ग्रो करा के देख लो तो 30 टाइम्स से 100 टाइम्स ज्यादा बायोडीजल मिलता है, अगर तुमने वहां एल्गा लगाया है। सोचो तो कितना लार्ज स्केल फैसिलिटी पर एल्गा कर सकते हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम, ट्रांस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, लीव इट। सो आई होप यू गॉट इट आंसर, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ साइंस हियर, यूपीएससी हैज अ क्वेश्चन फ्रॉम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। पता है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन बहुत पॉपुलर हुआ था 2014 में, और हमेशा याद रखो, देखो कुछ ना कुछ क्वेश्चन पिछले साल ही देखो गवर्नमेंट के किसी ना किसी डिजीज या प्रोग्राम से आ रहे। लास्ट ईयर क्या था? मिशन इंद्रधनुष। इस बार क्या है? नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन असल में पॉपुलर हुआ 2014 में, इस बार भी न्यूज में रहा है, सॉरी इस बार नहीं, 15 में भी आर्टिकल रहा है, 14-15 में बड़े आर्टिकल आए, 16 में मैंने कोई ऐसा न्यूज देखा नहीं इनके बारे में न्यूज़पेपर में। जैसे कंसेप्ट कह रहा है कि ये किसके लिए, सच में बताऊं ये मिशन जो है वो फीमेल के लिए है और ग्रोइंग किड्स के लिए है। मिशन इंद्रधनुष भी उन्हीं के लिए था, पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा था, उनके लैक्टेशंस के लिए है, उनको एनीमिया की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए, उनके खाने पीने का देखभाल करने के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं ऐसा सोर्स नहीं पढ़ा है। तो मेरे हिसाब से 1% मैं थोड़ा सा डाउट हूं, क्योंकि मेरे नॉलेज के हिसाब से जो मैंने सोर्सेस फाइंड किए हैं, बाकी किसी आंसर्स में आई एम नॉट कंफ्यूज, 1% में थोड़ा, मैंने बोला ना 99% में आंसर करेक्ट, 100% में कभी गारंटी नहीं लेता, लेकिन 1% में 1% मैं कह सकता हूं शायद यहां पे कुछ और हो सकता है, लेकिन आई एम श्योर यहां पर 1 and 2 इज द ऑथेंटिक आंसर, यानी यहां पर आंसर जो होना चाहिए मेरे हिसाब से इट शुड बी ए। क्योंकि जो मेरे पास सोर्सेज हैं जो मैंने पढ़े हैं उसमें कहीं से भी मैंने थर्ड और फोर्थ उनको नहीं पढ़ा है कि मिलेट्स और कोर्सेज के लिए भी गवर्नमेंट उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन करती है इस मिशन में, और उनका स्पेशली पोल्ट्री एक्स की बात करती है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो दीज ऑल वर द क्वेश्चन फ्रॉम द, सो ये थोड़े से इंफॉर्मेशन लिखे आप देख लेना, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2016 का जो आया है इंटरनेशनल लेवल पे, इसको एक बार आप देख लेना, जो कि मेंस के लिए अच्छा क्वेश्चन। फाइन, बाकी तो मेंस के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। इस बार पूरा का पूरा जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, साइंस टेक, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, डोमेस्टिक सिक्योरिटी, सब मैं करा रहा हूँ सारे न्यूज़पेपर के बेस पे, करंट अफेयर्स और उसके जो बेसिक्स हो सकते हैं। नाउ आफ्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरल साइंस आई एम कमिंग इनटू द डिस्कशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि 15 क्वेश्चन आए हैं, मैंने वो 15 क्वेश्चन दिखाए हैं। आई प्रूव इट गाइस, कुछ भी बोलूंगा आई विल प्रूव। चलिए सेकंड आते हैं, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। पहला क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड 1972 में कह रहा है इनमें किस किस को, है ना, इनमें से किसके लिए प्रोविजन है ना। तो यहाँ पे घड़ियाल के लिए भी है, इंडियन वाइल्ड डैश के लिए भी है और वाइल्ड बफेलो के लिए भी। आप जाना साइट पे जाना और वहां पे जाके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 6 शेड्यूल्स हैं, उन 6 शेड्यूल्स में से शेड्यूल 1 जाके आप देखना, उस शेड्यूल 1 में आपको मिलेगा पार्ट 1 जो है मैमल्स की लिस्ट बनाई गई है, उसमें वाइल्ड डैश और वाइल्ड बफेलो लिखे हुए हैं। और शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में जिसमें एम्फीबियंस और रेप्टाइल की लिस्ट बनाई गई है उसमें घड़ियाल लिखा हुआ है। यहाँ के ऑप्शन में आपके जो ऑप्शन ले हुए हैं उसमें घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड डैश, वाइल्ड बफेलो तीनों है, तो ये तीनों ही सही है। और इसका प्रूफ आप जाकर इंटरनेट पर या गवर्नमेंट की साइट्स पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन 1972 देख सकते हैं।
So here all three will be 100% correct, no doubt. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ पूछ रहा है, इन द कंटेस्ट ऑफ मिटिगेटिंग, मानी कम करना, मिटिगेटिंग का मतलब द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोटेंट साइट फॉर द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। देखो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में मैंने क्लास में पढ़ा है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन ऑफसेटिंग, कार्बन फुटप्रिंटिंग, कार्बन सिंक, कार्बन ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ग्रीन कार्बन, येलो कार्बन, ये सारे कार्बन मैंने पढ़ा है। यहाँ पे याद रखना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में मैंने क्लास में पढ़ाया था कि कार्बन का एटमॉस्फेयर से कम करने का एक तरीका जो कि एंथ्रोपोजेनिक है, यानी ह्यूमन करता है। यू गॉट इट, इट्स परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ करता है पता है? टेक्सास में पहली बार मैंने आर्टिकल पाया था कि जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन हुआ था, जहां अर्थ के अंदर है ना, जब वो ऑयल वाले एक्सप्लोरेशन करते हैं वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड डंप किया गया, तो उस प्रेशर की वजह से वहां से फ्यूल्स केम आउटसाइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड नॉट बर्न, तो ये मत समझना अंदर कोई फ्यूल होगा तो जल जाएगा। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग ऑफ फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड में टेंशन नहीं है। तो वही कह रहा है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के सिक्वेस्ट्रेशन के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस मैंने क्लास में भी पढ़ाए, फिर मैं बताता हूं ये सारे सही हैं। जब हम अबंडेंट एंड अनइकोनॉमिकल कोल सीम्स करने जाते हैं, एक्विफर आप देखना तो ये सही है। डिप्लेटेड ऑयल और गैस रिजर्वायर्स में भी अगर आप थोड़ा सोचो, वहां अभी मैंने क्या बोला, टेक्सास में, ये वाला तो मैं बोल रहा था, तो सेकंड स्टेटमेंट का ही हो गया। तीसरा, सबटेरिनियन डीप सलाइन फॉर्मेशन, यस दैट इज आल्सो 100% राइट। और सलाइन फॉर्मेशन वाला जो इशू है यूएस में देखो तो ये बहुत ज्यादा, सॉरी ऑयल और गैस वाला ये यूएस वगैरह में बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मैंने लिखे भी हैं, आप इनको पढ़िएगा, ये सारी की सारी चीजें बहुत डिटेल में, बट हियर आई जस्ट डिस्कस द क्वेश्चन के आंसर्स, ओके, नॉट इन डिटेल ऑफ ऑल, बट आई डिस्कस एवरीथिंग, रिसोर्सेज, क्योंकि ये आंसर्स क्यों सही हैं उसके पीछे इट्स अ रीजन। नाउ द नेक्स्ट वन, द थर्ड वन, yeah. Here UPSC asks the question about to solving a pollution problem, what are the advantages of bioremediations? Bioremediations में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराते हैं उन जगहों पर, और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या प्लांट की मदद से हम क्या करते हैं, उस जगह की जो पॉल्यूशंस होते हैं उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। आप 2011 के मेंस का पेपर देखो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है फाइटो रेमेडिएशन के नाम से, जहां पे आप मस्टर्ड या पॉपुलस लगा लो और आप सॉइल से पूरे के पूरे लेड को एब्जॉर्ब कर लो, लेकिन वो प्लांट्स के थ्रू था। यहां पर जितने भी ऑप्शंस हैं बायोरिमीडिएशन में, हम प्लांट्स को भी यूज कर सकते हैं इन्वायरमेंट के पोल्यूशन को दूर करने के लिए, और हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी यूज कर सकते हैं उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए। यहां पर बायोरिमीडिएशन ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, और वहां जब मेंस 2011 में पूछा था बच्चों, वो फाइटोरिमीडिएशन पे पूछा था। व्हाट इज हियर the first part? It is a technique for cleaning up of pollution by enhancing the some biodegradable process that occur in the nature. Exactly. We people are using same microorganism those we are using in the nature for the decomposition. यही microorganisms उन चीजों को भी डिसइंटीग्रेट करने की क्षमता रखते हैं, ये 100% सही है। वो अलग बात है, इसके अलावा हम और भी सिंथेटिक बनाते हैं, लेकिन पूछ रहा है क्या नेचुरल भी हम यूज करते हैं, तो नेचुरल भी तो यूज करते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही होगा। लेकिन अभी ऑयल जैपर में देखो, अभी टेरी या क्या TIFR, नहीं टेरी था शायद, है ना, टेरी ने 5 ऐसे बैक्टीरियाज को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया, वो थर्ड स्टेटमेंट है ना। ये क्वेश्चन ऑयल जैपर के नाम से यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है 2013 में देखो, और उसी ऑयल जैपर को, लेकिन प्रॉब्लम है ना, आपको समझ में नहीं आता कौन से क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहे हैं। 2013 में जो ऑयल जैपर था वहां पे टेरी ने, है ना, इंडिया का इंस्टीट्यूशन है, उसने 5 बैक्टीरियाज बनाए जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, जीन वगैरह चेंज करके, और उन्होंने क्या किया, उनको ऑयल स्पिल्स डालो, ऑयल स्पिल जानते हो ना, जो ओशन वगैरह में ऑयल स्पिल लीक हो जाता है, उसको डिकम्पोज कर देते, डिसइंटीग्रेट कर देते, यानी पूरे ऑयल को प्योर कर देते, सॉरी पूरे ओशन के इकोसिस्टम को बचा लेते। तो थर्ड वाला तो वही पूछ रहा है ना कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली डिजाइन फॉर माइक्रो, एकदम ठीक है, डिजाइन फॉर माइक्रोनिज्म नहीं होगा बच्चों, डिजाइन फॉर बायोडिग्रेडेशन होगा। ये थोड़ा आंसर शायद टाइप में गलत हो गया, ठीक है, हाँ, तो हम करते हैं इसको, दैट इज राइट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है क्या एनी कंटामिनेंट विद हैवी मेटल्स, कैडमियम, लेड वगैरह को भी क्या हम बायोरिमेडिएशन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं? नहीं, याद रखना हैवी मेटल्स में बैक्टीरियाज वगैरह काम नहीं करते। आज तक कभी भी ये सुनोगे नहीं कि किसी लेड को डिकम्पोज, किसी प्लास्टिक को डिकम्पोज बैक्टीरिया कर रहा हो, ठीक है, ये हमेशा याद रखो, भूलो ही नहीं। जैसे काफी कंफ्यूजन होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में CO2 निकलता है, याद रखो, ये रिसोर्सेज हैं जो बताते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन हैं, हमें जाके देखना थोड़ी ना, हम तो डेटा पढ़ रहे हैं ना। अब तुम बाबर पढ़ते हो तो बाबर को देखते थोड़ी ना, तुम तो इंफॉर्मेशन पढ़ते हो ना, दैट्स इंफॉर्मेशन यू रिमेंबर,
नहीं तो हिस्ट्री टीचर होगी तो दिक्कत हो जाएगी, भाई बाबर दिखाएगा तुमको फिर बाबर पढ़ाएगा, अजीब हालत है। चलो, तो हियर विच स्टेटमेंट विल बी राइट, 1 and 3। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, फाइन। हियर यूपीएससी आस्क्स द क्वेश्चन, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में से कौन सा एरिया पड़ता है ना? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में बिलिगिरी रंगन हिल पड़ता है, और इस हिल के अंदर आप जाके देखो तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पड़ता है। तो यानी आप अगर चीजों को इंटरकनेक्ट कर सकते हो, ओ इसका मतलब ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट इस के बीच ये हिल पड़ता है और इस हिल पर ये टाइगर रिजर्व है, तो ये आंसर सही होगा। तो हियर आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ट्रैफिक है। देखो ट्रैफिक जो आता है वो साइट्स के अंदर आता है, CITES। साइट्स जो होता है वो कंजर्वेशन और ये ट्रेड वगैरह को रोकने के लिए होता है। जो हम किसी एनिमल्स को, किसी ऑर्गेनिजम्स को हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाए, पाउचिंग बोल लो, चोरी छुपे ले जा रहे हो, उसकी तस्करी कर रहे हो, उन चीजों के लिए काम करता है। और साइट्स के अंदर ट्रैफिक आता है। यहां पे पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि ट्रैफिक जो है यूएनईपी के अंदर आता है, गलत हो गया, पहले गलत हो गया। साइट्स अगर बोलता है कि साइट यूएनईपी के अंदर आता तो वो सही था, लेकिन अगर बोले ट्रैफिक यूएनईपी का था वो सही नहीं है, तो यहां पहला स्टेटमेंट 100% गलत हो गया। दूसरा, ट्रैफिक साइट्स के अंदर आता है। साइट क्या करता है? पाउचिंग वाउचिंग को बचाने की काम करता है। तो यानी कहने का मतलब ट्रैफिक भी तो साइट के अंदर आता है, तो उन्हीं सारे प्रोविजंस को करेगा ना। सो ये 100% दूसरा स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू एंश्योर दैट द ट्रेड इन द वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल इज नॉट ट्री टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 100% सही। देखो कह रहा है नॉट द ट्री टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हाँ ठीक है, वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल्स को, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट? एनवायरमेंटल इकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। पहला कह रहा है ये यूरोपियन यूनियन द्वारा इनिशिएटिव है। दूसरा कह रहा है प्रोवाइड द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड द डेवलपिंग कंट्री टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज टू देयर डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड बजट। ये तो फिलहाल ठीक है, और है ना। पहला तो इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये पूरी तरह से सही है। दूसरा कह रहा है कि ये टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट डेवलपिंग कंट्री को देता है, ये भी सही है, क्योंकि यूएनएफसीसीसी में जो प्रोविजंस हुए थे ये उनको सपोर्ट कर रहा है। यूएनएफसीसीसी 1992 कब? अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन जिसको तुम बोलते हो, रियो डी जेनेरियो, उसके अंदर आया। लेकिन WRU WCSD इसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करते। इसके स्टेटमेंट आप चाहो तो थोड़ा पढ़ लेना, इसमें सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं। अच्छा, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए होता है? शायद यू पीपल नो वेरी वेल, दैट इज टू चेक द ऑक्सीजन लेवल इनटू द वाटर बॉडी। तो वाटर बॉडी को मतलब एक्वाटिक इकोसिस्टम। जब मैं यूट्रोफिकेशन पढ़ाता हूं तब मैं कहता हूं जब एक्सेस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स वाटर बॉडीज के अंदर हो जाते हैं तो ऑक्सीजन की जो लेवल होता है वो ऊपर एटमॉस्फेयर से वाटर बॉडीज में डिजॉल्व होना कम हो जाता है। तो फिशेज जो होती है अंदर वो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, और दैट इज कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ गई है। Okay, so that is here the C option will be 100% correct. The next question is a climate and clean air coalition CCAC to reduce the short life climate pollution in a unique initiative of G20 group of countries. और दूसरा कह रहा था CCAC focuses on the methane, black carbon and the hydrofluorocarbon. देखो बच्चों, CCAC G20 ग्रुप के अंदर नहीं आया है, ठीक है, पूरी तरह से नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज ये याद रखना, ये जो है ये मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इन सबको चेक करने का काम करता है। यानी यहाँ पे सेकंड वाला आंसर वो पूरी तरह से सही है। बाकी इसको आप एक बार पढ़ लेना, इसमें सारी इंफॉर्मेशन मैंने डिटेल में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट कह घड़ियाल जो होता है, क्रोकोडाइल, पता है भितरकनिका नेशनल पार्क। तो भितरकनिका नेशनल पार्क अगर घड़ियाल के लिए, क्रोकोडाइल के होता है, तो वहां का मैंग्रोव भी किससे कंजर्वेशन के लिए? घड़ियाल के लिए। तो उस एरियाज में घड़ियाल, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, फाइन। अच्छा, 10th क्वेश्चन, द टर्म, another term AMSRIPS, है ना, it is recently कनेक्टेड विद, सो टाइगर रिजर्व्स के लिए काम करता है ये। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने दे रखा है, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है 8 फरवरी 2017 को। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो होता है हैज बीन अपग्रेडिंग अ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फॉर द लार्ज कैट्स मतलब इसी एनिमल के लिए, ब्रॉट इन द फील्ड ऑफिशियल टेक्निकल स्टाफ 11 टाइगर रिजर्व्स ऑफ द कंट्री टू बारीपाड़ा टू इंट्रोड्यूस देम टू मॉनिटरिंग सिस्टम, है ना। उनको चेक करने के लिए कर रहे हैं, सारे का सारा मॉनिटरिंग करने के लिए एंड्रॉइड ऐप वगैरह के थ्रू मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी को AMSRIPS के नाम से कहते हैं। तो सीधा टाइगर रिजर्व्स के कंजर्वेशन के लिए
11 questions. In India, if a species of tortoise is declared protected under Schedule 1 of the wildlife, so what does it imply? So देखो Schedule 1 में ही टाइगर वगैरह भी आते हैं, ठीक है. शेड्यूल, अच्छा, टोटल जो शेड्यूल्स हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से इस बार 2 क्वेश्चन है, वो 6 शेड्यूल्स है. अभी मैंने पढ़ा रहा था शेड्यूल 1 वाला जो टॉपिक पढ़ा रहा था, फाइन. उसमें कौन कौन से एनिमल है, वाइल्ड डैश, याद आ रहा है, वाइल्ड बफेलो, और एक क्वेश्चन और जो था मैंने शुरुआत की थी, दैट इज घड़ियाल, फाइन. सो यहाँ पे कह रहा है शेड्यूल 1 जो 2 जो होता है मोस्टली किसके लिए होता है? ये मोस्टली जो होता है एनिमल विच आर द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड, जिनके नंबर बहुत कम हो चुके हैं. और ये शेड्यूल जो होते हैं ये एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन टू द सर्टेन स्पीसीज के बारे में बताते हैं. क्या बताते हैं? ठीक है, उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है. तो अगर आप यहाँ पे आंसर जाओगे अबाउट दिस, अच्छा एक चीज और बताता हूँ, जो इसी प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर ही ये जो सलमान खान पे जो केस चला था ना, वो भी इसी पे चला था, इसी शेड्यूल, इसी प्रोविजन के अंदर पढ़ोगे तो चीजें मिल जाएंगी, है ना. 7 years ऑफ किलिंग अ टाइगर, तो जो चीजें टाइगर के लिए सेम इक्वल टू यहाँ पे भी हो जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन 12. Recently, there was a proposal to translocate some of the other lions and their natural habitat in the Gujarat to which one of the following sites, जिसको हमने रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट का नाम दिया है. तो ये बहुत ही सिंपल और रिसेंटली न्यूज में भी रहा है, फाइन, कि कौन किस जगह के टाइगर को हमने उठाकर किस जगह पे अभी ट्रांसफर किया है. तो वही कह रहा है कि गिर जो गुजरात वाला है उसको उठा के हमने पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी मध्य प्रदेश में ट्रांसफर किया है, ताकि उसके जो नंबर्स इस समय खत्म हो गए हैं उनको हम बचा सकें. तो दैट वाज अ रिसेंट न्यूज जहां पे क्वेश्चन बना, आप इसको देख लेंगे. सो दिस इज द ओवरऑल all the questions those I discuss here. So thank you everybody. In this 27 questions with 25 I'm 100% sure. 1-2 क्वेश्चंस में थोड़े से डाउट है, अगर जिस तरह के इंफॉर्मेशन होंगे वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इस समय क्योंकि आप बहुत जल्दी में हैं, आप बहुत उतावले हैं, आप में पेशेंस की कमी है, तो जितना भी पॉसिबल हो सकता था मैंने आपको आंसर्स दे दिए हैं. आई होप अगर आपकी पीटी निकलता है या कुछ होता है आप उसे ज़रूर मिले एटलीस्ट मिले. अगर मेरे पास कुछ है तो आई वुड लाइक टू डिलीवर यू. जो मैंने मेंस में पूरे अगस्त से लेकर और अभी तक के 15 जून तक के सारे करंट अफेयर्स के नोट्स विद क्वेश्चन आंसर्स इज ऑलरेडी रेडी. आप आए, मेरी बुक जो है मेंस के लिए आ रही है, जिसमें आकृति ने भी बहुत अच्छा बोला है, गुरलीन ने भी बहुत अच्छा बोला, रैंक 137, 139. इन बुक्स को इस बार भी मैं मेंस के लिए ला रहा हूँ. कोशिश करूंगा कि जैसे इन लोगों को फायदा हुआ वैसे ही आपको भी क्वेश्चंस मिले. गॉड ब्लेस यू. आप हमारे लिए दुआ करें. I be happy, healthy, and I do something for you always. तो आपका एग्जाम थोड़ा आसान हो. So thanks everyone. Your messages and all the response are very important. I'm not best, I know very well, but yeah, I'm trying to do something best for you. Okay, so thank you guys. All the best. Take care. Bye.